हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका मतलब सेल का। तो हम आज जानेंगे कि सेल क्या होता है, मतलब कोशिका क्या होती है और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, मतलब कोशिका के भी कई उसमें भी पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और कितने प्रकार की कोशिका होती हैं, आज हम उन सबों के बारे में जानेंगे। कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई है, सब आज उसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि कोशिका को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि कोशिका होता क्या है, ठीक है, या फिर कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो कोशिका है, कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। ठीक है, सेल मतलब कोशिका। अब ये जो कोशिका होती है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटे मतलब भाग होते हैं। बात करें अगर इस कोशिका की, तो ये क्या है, जैसे आपने डेफिनेशन सुना होगा कि कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब होता क्या है, मतलब कि हमारे शरीर का अगर बात करें कि शरीर का जो निर्माण है, यानी कि सबसे पहला प्रमुख भाग कौन है, ये कोशिका होती है, जो हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण अपना क्या मतलब इसका योगदान होता है। मतलब कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो ये क्या है, शरीर की। तो सिर्फ हमारे शरीर की मतलब ये नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पेड़ पौधे हुए, चाहे वो मनुष्य हुआ, या जो भी जीव जंतु हैं, तो उनका जो अगर बात करें उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक या सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। तो कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब बात करें इस कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने जान लिया कि कोशिका, ठीक है, कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है, यानी कि बहुत सारी कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसके अगर बात करें इसके अध्ययन को, मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी। तो क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। हिंदी में भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि क्या बोलेंगे, कोशिका के अध्ययन को। तो साइटोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान। साइटो मतलब कोशिका, लॉजी मतलब स्टडी होता है, लेकिन इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान। क्या है, कोशिका विज्ञान। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि कोशिका क्या है। सबसे पहला आप फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और इसके बात करें इसके अध्ययन की, तो इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, मतलब कोशिका विज्ञान। अब देखिए, अब ये कोशिका क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घरों का जैसे देखते हैं ना, घर का निर्माण करना रहता है, तो उसके निर्माण के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है, आप ईंटों का प्रयोग करते हैं। तो अब ये तो है नहीं कि आप बस एक ईंट ले लिए और इससे पूरे घर की दीवार आप तो तैयार नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, आप बहुत सारे ईंटों का यूज करके तब जाके कहीं एक घर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यानी कि समान संरचना वाले बहुत सारे ईंट मिलके क्या बनाते हैं, कमरों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉक देखा, वो क्यूब देखा होगा, क्यूब में बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और ये सारे ब्लॉक्स मिलके क्या करते हैं, तब जाके क्यूब का निर्माण करते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे शरीर में सबसे पहले क्या आती है, मान लीजिए ये आपकी एक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, कोशिका मतलब एक सेल है। ठीक है, अब ये सेल क्या करेगी, डिवाइड होगी। ठीक है, डिवाइड मतलब अपने आप को तोड़ेगी कई भागों में। ठीक है, तो जब वो बहुत सारा डिवाइड होकर अपने ही जैसे बहुत सारे
और कोशिका का निर्माण कर लेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी जब कोशिका हो जाएंगी मतलब ग्रुप ऑफ जो सेल हो जाएंगे, इसी को फिर हम बोलेंगे क्या, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू मतलब ऊतक। क्या बोलेंगे, ऊतक। तो इतना समझ में आया कि सेल डिवाइड होकर मतलब विभाजित होकर क्या करेंगी, टिश्यू बनाएंगी। और यही टिश्यू आगे चल के फिर क्या बनाएगा, यही टिश्यू आगे चल के बनाएगा ऑर्गन। ठीक है, क्या बनाएगा, ऑर्गन। और फिर ये ऑर्गन आगे चल के क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और फिर यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या, एक ह्यूमन शरीर का मतलब एक मानव शरीर का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। मतलब क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि सबसे पहले कोशिका क्या करेगी, विभाजित होगी, विभाजित होकर बनाएगी क्या, ऊतक। और यही ऊतक फिर आगे चल के मतलब टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू बनाएंगे डिवाइड होकर ऑर्गन, और ऑर्गन डिवाइड होकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो मान लीजिए टिश्यू समझ में आ रहा है आपको कि हाँ ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर एक टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन क्या है, जैसे अब मान लीजिए बहुत सारे टिश्यू हो गए, बहुत सारे ऊतक हो गए, अब वो किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का। तो ऑर्गन मतलब जैसे मान लीजिए आपके शरीर में नोज है, आई है, ठीक है, मतलब आपके आँख है, ईयर है, हैंड हो गए, फिर मान लीजिए आपका लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे हैं क्या, आपके हैं ऑर्गन। तो ये टिश्यू से मिलकर बनते हैं। तो आप इसके ऑर्गन में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आई हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, मतलब कोई भी ऑर्गन, आप कोई भी पार्ट लिख सकते हैं। तो ये आपके हो गए ऑर्गन। अब यही ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम जैसे मान लीजिए अगर आपको रिस्पिरेशन करना है, श्वसन करना है, तो क्या श्वसन में सिर्फ आपके एक ही अंग काम करेंगे, सिर्फ फेफड़ा ही श्वसन करेगा, नहीं ना, उसमें भी बहुत सारे आप देखते हैं, ट्रैकिया आता है, आपका लंग आता है, ठीक है, उसके बाद से फिर क्या कहते हैं, एल्वेलाई आता है, ब्रोंकाई आता है, मतलब बहुत भागों से वो क्या होता है, डिवाइड, मतलब बहुत सारे ऑर्गन, छोटे छोटे ऑर्गन मिलके एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब एक रिस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, मतलब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब डाइजेशन ही है, पाचन होता है, तो पाचन में सिर्फ आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी बस अकेले नहीं आपका पाचन कर सकता है, ना ही पैनक्रियाज अकेले कर सकता है, ना ही स्टमक कर सकता है, ये सारे तंत्र मिलकर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, पैनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गन ही तो, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ना एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए ऑर्गन सिस्टम में आप किसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम लिख सकते हैं। जैसे आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसी प्रकार एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र आपके आ जाएंगे, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा, कंकाल तंत्र आ जाएंगे, मतलब ये सब क्या है, ये सब इस ऑर्गन से ही मिलकर वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोशिका हमारे शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसके स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, और हिंदी में बोलेंगे कोशिका विज्ञान। और जो यही कोशिका है डिवाइड करेगी, टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन सिस्टम फिर एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। मतलब चाहे आप ह्यूमन की बात करें, चाहे प्लांट की बात करें, ठीक है, तो सारे ये निर्माण, तो इनका देखिए अब कह सकते हैं ना, कोई भी लिविंग थिंग का संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या हो गया, कोशिका हुआ ना, इसी से ही तो सारे चीज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कोशिका की। अब देखिए कोशिका, जो बात करें कोशिका की, तो कोशिका जैसे हर साइंस में ये चीज़ है कि हर वर्ड जो भी होते हैं, जो भी हम टर्म यूज़ करते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वो या तो ग्रीक वर्ड से लिया जाता है, लैटिन वर्ड से लिया जाता है, कोई ना कोई उसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो कोशिका है मतलब
जो आपका सेल है वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका अगर बात करें इसके अर्थ की, तो इसका मतलब होता है हॉलो कैविटी। ठीक है, क्या होता है? हॉलो कैविटी। हॉलो कैविटी मतलब एक खोखला जैसे खोखला कमरा, मतलब एक खाली कमरे जैसा ये दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए, ठीक है, आपका इसका मतलब समझ गया है क्या होता है, लेकिन अब आपके दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि सबसे पहले ये कोशिका की खोज हुई कहाँ से, मतलब इसका मतलब हम सबसे पहले इसका पता चला कहाँ से कि हाँ ये चीज कोशिका है, या फिर इसका मतलब सबसे पहले इसको हम इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो आप दूसरे शब्द में ही कह सकते हैं ना कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बात करें अगर इसकी उत्पत्ति की, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए, फिर उसको हम आगे बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो कोशिका होती है, तो अगर अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए पहले कि साइटोलॉजी क्या है। तो साइटोलॉजी अभी मैंने बताया, साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए मैंने समझा तो दिया, लेकिन एक जैसे होता है ना प्रॉपर नोट्स, तो वो आप उसको नोट कर सकते हैं शॉर्ट नोट के लिए, और इसको नोट कर सकते हैं आप डिटेल के लिए। क्योंकि देखिए एक साइड में अगर आप शॉर्ट नोट भी बनाए रहेंगे तो बस आप उसका मीनिंग मतलब सिर्फ, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया साइटोलॉजी, तो साइटो आप समझ लीजिएगा कोशिका से रिलेटेड है। ठीक है, लॉजी मतलब अध्ययन, तो कोशिका के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार किससे क्या क्या बना है वो शॉर्ट में मैंने आपको बना दिया, उसको आप एक फ्लो चार्ट की तरह बना सकते हैं कि हाँ, और आपका सेल है, सेल से ऑर्गन बने, और सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम बने। तो ये सब शॉर्ट के लिए, और ये आपका एक डिटेल नोट्स रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर थियरी लिखना हो तो ये उसमें हेल्प करेगा। फिर है अब सेल क्या है? तो सेल क्या है? अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड biological unit of all living organism. It is often called the building block of life. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे क्यूब का बिल्डिंग ब्लॉक आप देखते हैं, वैसे यहाँ पे कोशिका हमारी बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होती है। ठीक है, तो क्या है? कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई होती है। क्योंकि सभी हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, अब जितनी भी एक्टिविटी का मतलब क्या है? वही जैसे मैंने बताया कि लिविंग थिंग का अगर आप बात करें, लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सारे पाए जाते हैं। कोशिका जो होता है वो किसकी पहचान है? मतलब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण है कि हाँ, जिसमें कोशिका उसी में पाया जाएगा जो लिविंग होगा। तो आप लिविंग किसे कहेंगे? अगर बात करें तो लिविंग में आप किसको इंक्लूड कर सकते हैं? कैसे पहचानेंगे? अगर हम कह दिए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप उसका कोई डेफिनेशन दें, कुछ पहचान तो बताएंगे ना, आप पहचानेंगे ना, हाँ ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला आप कह सकते हैं कि वो सांस लेता है। ठीक है, तो उसमें आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? श्वसन आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास पेन है, तो क्या ये रिस्पिरेशन करेगी या श्वसन करेगी? नहीं ना, तो आप जान रहे ये नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन वहीं पेड़ पौधे हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, कोई भी एनिमल हुए, तो वो क्या करते हैं? रिस्पिरेशन करते हैं, तो वो लिविंग में आ गए। ठीक है, लिविंग। और फिर और क्या कर सकते हैं? डाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन हो गया आपका। और क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं, विकास उनका हो सकता है। अब क्या इन सबों का विकास होगा? नहीं होगा, लेकिन जितने भी जानवर हैं चाहे पेड़ पौधे, उनका विकास होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनके जितनी भी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें संरचनात्मक, अब संरचनात्मक कैसे? जैसे मान लीजिए स्केलेटल सिस्टम मैंने बताया, कंकाल तंत्र मैंने बोला। ठीक है, तो वो क्या है? एक संरचनात्मक इकाई हुई ना, मतलब उसकी संरचना बनाता है। कंकाल तंत्र किसी भी शरीर का क्या बनाता है? एक संरचना बनाता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो इसलिए संरचनात्मक भी हो गया। प्लस अगर बात करें क्रियात्मक, तो क्रियात्मक में जैसे मैंने बता दिया डाइजेशन हो गया। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी ही तो है, रिस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो वो हो गया आपका क्या हो गया? क्रियात्मक हो गया। फिर जैविक इकाई, जो भी आपके प्रोसेस होते हैं, कैटाबोलिक, एनाबोलिक। ठीक है, ये सब क्या है? आपके जैविक क्रियाएं हैं।
तो उनका यूनिट बात करें कि वो किससे मिलकर बने हैं, वो इसी कोशिका से ही बने हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए ये क्या है, इसे जीवन का आधारभूत इकाई भी कहते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जीवन की अगर बात करें आधारभूत इकाई किसे कहेंगे, तो इसी कोशिका को कहते हैं। तो अब देखिए, अभी मैंने बताया कि ठीक है मैंने कोशिका पढ़ लिया, लेकिन आपके दिमाग में तो ये सवाल आएगा ना कि कोशिका की उत्पत्ति हुई कहाँ से, उसकी खोज किसने की, कैसे की, ठीक है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 में, कब, 1665 में वो एक पेड़ पर, मतलब उसके पेड़ की छाल पर, छाल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं, कॉर्क, ठीक है। छाल समझ रहे हैं ना, जो एकदम जो आपका पेड़ होता है, जो ऊपर वाला, एकदम ऊपर वाला जो डेड वाला पार्ट होता है जिसमें जान नहीं होती है, मतलब वो नॉन लिविंग होता है। तो उसी छाल पर वो काम कर रहे थे। तो उसको उन्होंने क्या किया, कट किया और माइक्रोस्कोप के अंदर लाकर देखें उसको, ठीक है। तो जब उन्होंने उस कॉर्क को देखा, ठीक है, उस कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसकी संरचना कुछ इसी प्रकार दिख रही थी, मतलब एक हॉलो कैविटी जैसा, एक खाली कमरे जैसा वो दिखाई दे रहा था। तो इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इसी को नाम दिया उन्होंने सेल्यूला। क्या कहा, सेलुला। किसने कहा, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो इसको बोला सेलुला, और यही सेलुला से ही आपका आगे चल के इसका नाम बन गया सेल, ठीक है। मतलब रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेलुला, और इसी सेलुला से ही आगे चल के इसका नाम बन गया, बदलकर बन गया क्या, सेल बन गया, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो देखिए ये जो आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो कंटिन्यू होते रहते हैं। तो अभी पहले आप रॉबर्ट हुक के बारे में जान लीजिए, फिर हम ये। और रॉबर्ट हुक देखिए, याद रखिएगा, उन्होंने इसमें देखिए क्वेश्चन दो तरह के आ सकते हैं। एक आपका आ सकता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बोल दिया गया सबसे पहले लिविंग कोशिका, मतलब जो आपकी जीवित कोशिका या लिविंग सेल की खोज किसने की, तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आएंगे। अभी मैं उसको आगे बताऊंगी, पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। तो डिस्कवरी ऑफ सेल तो किसने किया, बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, खोज हिंदी में देख लीजिएगा। फिर ही यूज्ड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब क्या किया उन्होंने, स्लाइस का मतलब उसका छोटा सा टुकड़ा लिया, मतलब कॉर्क का छोटा सा स्लाइस लिया, स्लाइस मतलब उसका पीस लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया, किसका, पेड़ की छाल का, ठीक है। उसी को बोलते हैं कॉर्क ऑफ, स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्क की पतली स्लाइस की जांच करने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा he observed that the cork cell which are small compartment resembling small rooms, so he called them small rooms। मतलब उन्होंने देखा कि जो आपका कॉर्क है, कोशिका जो छोटी है, वो छोटे छोटे कमरों से मिलती जुलती खोखले डिब्बे हैं, इसलिए उन्होंने छोटे कमरे कहा। मतलब आप देखिए यहाँ पर जैसे लगेगा जैसे कमरे होते हैं, तो मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हैं तो बड़े बड़े, लेकिन ये कोशिका की बात हो रही है। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो जैसे लग रहा था कि बहुत छोटे छोटे खाली खाली से कमरे होते हैं, तो वैसे ये भी खाली कमरे जैसा ये दिख रहा था, इसीलिए उसको नाम ही दे दिया, क्या, छोटे कमरे कह दिया, ठीक है। और छोटे कमरे, और टर्म क्या दे दिया इसी के लिए, इन्होंने बोला, इन्होंने देखिए सेल नाम नहीं दिया था, इन्होंने नाम दिया था सेलुला। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने क्या टर्म दिया था, सेलुला दिया था, ठीक है। सेलुला से ही जाके आगे चल के सेल बना था, ठीक है। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट तो हमेशा कंटिन्यू होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। कौन आए, एंटोनी वैन लीवेनहॉक आए, ठीक है। ये कब आए, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया, 1632 से 1723, ठीक है। और ये क्या है, एक डच साइंटिस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो एंटोनी हैं जी, या आप कह सकते हैं लीवेनहॉक हैं, तो इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन्होंने कैसे खोज की थी कोशिका की। तो ये क्या कर रहे थे,
इनके घर के पास एक तालाब था, मतलब गड्ढे जैसा था, तो वहीं पे वो अपना क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो जब वो काम करके जब अपने घर आए तो उनके नाखूनों में मिट्टी लगी हुई थी, ठीक है। तो उस मिट्टी को जब उन्होंने देखा तो उनके दिमाग में आया, क्योंकि भाई देखिए साइंटिस्ट हैं तो उनका दिमाग थोड़ा खुरापाती तो होता ही है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता ही रहता है। तो वो जब उस मिट्टी को देखे तो सोचे कि चलो इस मिट्टी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, मतलब इस मिट्टी में क्या क्या है। तो उन्होंने जब उस मिट्टी को देखा तो उस मिट्टी में उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, ठीक है। तो बैक्टीरिया को देखा और उस बैक्टीरिया मतलब क्या है, वो एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, ठीक है। क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। देखिए अब उस समय बहुत वेल डेवलप, जो हम लोग इस समय जो एडवांस माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो ऐसा उस समय नहीं था। वो उनके जुगाड़ू वाला माइक्रोस्कोप था, उसी में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो उन्होंने किसको देखा, बैक्टीरिया को देखा, ठीक है। बैक्टीरिया को देखा जो एक प्रकार का क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव है। तो सबसे पहले इसीलिए जो लिविंग सेल की बात करें तो जो वो भी जो दिख रहा था वो भी कुछ इसी तरह खाली कमरे जैसा ही उनको दिखाई दे रहा था, ठीक है, इसी प्रकार। तो अब जो ये दिखाई दे रहा था तो इससे उन्होंने मतलब सबसे पहले लिविंग कोशिका की खोज की। तो देखिए दो क्वेश्चन बना, एक आपका हो सकता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट। लेकिन अगर वो पूछ लिया गया कि सबसे पहले लिविंग सेल की, मतलब आपका जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया था, ठीक है। तो अब देखिए अब इन्होंने जो खोज की थी वो एक प्रकार का क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने ही सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी खोज की, जैसे प्रोटोजोआ की खोज की, फिर उसके बाद से बैक्टीरिया की खोज की, स्पर्म की भी खोज की। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। क्या कहा गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो अब देखिए इनके बारे में आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ये क्या है, फर्स्ट टू डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। उन्होंने किसमें इसकी खोज की थी, तालाब में जो पानी था। तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिका की खोज करने वाले पहले व्यक्ति हैं, मतलब सबसे पहले इन्होंने ही मुक्त लिविंग सेल की मतलब फ्री लिविंग सेल की खोज की थी। ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाते हैं, मतलब ये क्या है, मतलब सूक्ष्म जीव के जनक भी कहा जाते हैं और फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले खोजा भी था, ठीक है, सूक्ष्म जीव का। सूक्ष्म जीव को भी सबसे पहले इन्होंने ही खोजा, तो उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में भी जाना जाता है और पहला सूक्ष्म जैव विज्ञानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एंटोनी वैन लीeuwenhoek के बारे में। अब देखिए अब उस सेल से संबंधित कुछ थ्योरी आती है, ठीक है। तो इस थ्योरी को अगर बात करें, सेल थ्योरी को किसने प्रपोज्ड किया था, तो देखिए अकॉर्डिंग तो इसको कब से कब तक प्रपोज किया गया था, 1838 से 1839 किसके द्वारा, थियोडर स्वान एंड मैथियास जैकब स्लेडन के द्वारा, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके कहने का मतलब है सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब अगर बात करें प्लांट तो प्लांट किससे बना है, प्लांट सेल से बना है, ठीक है, प्लांट सेल से बना है। और अगर एनिमल की बात करें तो वो किससे बना है, वो एनिमल सेल से बना है। किससे बना है, एनिमल सेल से बना है। उसके बाद कोशिका जीवन की मूल इकाई है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एक ने मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है ये किससे मिलकर बने हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं और उनके जीवन की मूलभूत इकाई भी क्या है,
कोशिका होती है, ठीक है। तो अब इसमें भी लेकिन कंफ्यूजन हुआ कि जैसे आप सुनते हैं ना कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, तो वैसे ही कुछ इसमें भी था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्को, ठीक है। तो इन्होंने कहा रुको भाई, हम आपको बताते हैं कि क्या मसला है, मतलब ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि नई कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए जो कोशिका विभाजित हो रही है, बहुत सारी कोशिका बना रही है, मतलब जो ऊतक बना रही है या फिर ऑर्गन बना रही है, ऑर्गन सिस्टम बना रही है, ये कैसे बना रही है? वो पहले से ही मौजूद कोशिका से ही उनका निर्माण हो रहा है। तो नई कोशिकाएं किससे बनेंगी? केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक लैटिन वाक्यांश दिया, मतलब एक लैटिन फ्रेज दिया था, जिसका उन्होंने, उसका क्या नाम था? उन्होंने क्या कहा उसके लिए? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो यहाँ पर फिर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इंग्लिश में न्यू सेल्स एराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और लैटिन फ्रेज उनका क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। मतलब यही कि पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए, कैसे आप इस चीज को देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी देखते होंगे कि आपके हाथ में क्या होता है, कहीं मान लीजिए कट उठ जाता है, कहीं भी चोट लग जाती है, तो फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो फिर वो हिल जाता है, मतलब कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है? भर जाता है, वो घाव भर जाता है। तो कैसे भरता है? वही कोशिका विभाजित होती हैं, जो पहले से ही कोशिका मौजूद हैं वही विभाजित होकर फिर से पूरे घाव को भर देती है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब यही था कि जब पहले से ही कोशिका मौजूद है वही नई कोशिका का निर्माण करेगी। तो ये आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट, क्योंकि 3 थ्योरी दी गई थी, तो पहले का मतलब था कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और जो हमारे सेल जो होते हैं वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे शरीर की जीवित, मतलब कह सकते हैं इकाई कौन है? तो यही कोशिका है। और रुडोल्फ वर्को ने क्या कहा? उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब पहले से ही जब मौजूद कोशिकाएं होंगी उन्हीं से ही नई कोशिका बनेगी। अब देखिए, इस सेल के लिए एक्सेप्शन भी आते हैं, अपवाद भी हैं, क्योंकि भाई बायोलॉजी है, साइंस है, बिना अपवाद के चलने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसके एक्सेप्शन की बात करें तो आप वायरस को जानते हैं, वायरस सुने हैं, अभी कोरोना वायरस इतना फैला था तो आप वहीं से ही वायरस इतना परिचित हो गए होंगे। तो ये जो वायरस होता है, ठीक है, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब जैसे अब क्या है कि अभी आपने कहा ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है? उसमें सेल जरूर पाया जाएगा, मतलब कोशिका जरूर पाई जाएगी। लेकिन ये वायरस जो है इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। मतलब ये किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है? द स्मॉलेस्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, मतलब ये सेल थ्योरी का अपवाद है। लेकिन देखिए, अब ये बात करें इस वायरस की, तो क्यों अपवाद है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वायरस है वो कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच का? लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैसे बता सकते हैं कैसे? क्योंकि जैसे जो वायरस होता है, जब तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब कोई भी जीवित अगर शरीर के अंदर है तब तो वो भी लिविंग होगा, मतलब लिविंग जैसा, जीवित जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब किसी भी जीवित शरीर से वो जैसे ही बाहर जाएगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब अगर बात करें, वायरस सिर्फ किसी लिविंग थिंग में ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिस्पिरेशन कर सकता है, कुछ भी प्रोसेस उसको करना है, जो भी डिवीजन करना है, तो वो सारा सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में ही कर सकता है, लेकिन बाहर नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वो दोनों तरह का व्यवहार शो करता है, लिविंग के भी तरह और नॉन लिविंग के भी तरह, ठीक है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायरस, मतलब जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है,
तो या फिर उसका एग्जाम्पल पूछेगा तो याद रखिएगा वायरस है, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे दे देते हैं, कुछ लोग बैक्टीरिया को कह देते हैं, प्रोटोजोआ को कहते हैं, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर किसका होगा तो आप एग्जैक्ट आप बोलेंगे वायरस को। यही है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं साइज ऑफ सेल, कोशिका का आकार। तो आपने सुना होगा शुतुरमुर्ग का अंडा देखे होंगे, तो कहते हैं सबसे लार्जेस्ट कोशिका है, ऐसे स्मॉलेस्ट कोशिका कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट कोशिका कौन सी होगी, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए अगर बात करें सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका की, ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। मतलब सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को दो और नाम से जाना जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में आपको माइकोप्लाज्मा ही दे दे, ठीक है। हो सकता है पीपीएलओ दे दे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दे दे पीपीएलओ, ठीक है। अब इस पीपीएलओ का कभी कभी फुल फॉर्म दे दे, तो पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया चाहे प्लूरोन्यूमोनी भी लिख सकते हैं, लाइक, ठीक है। एक पी से प्लूरो हो गया और एक पी से निमोनिया हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि न्यूमोनिया भले एम से आपको लगता है लेकिन पी इसमें साइलेंट होता है, तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक, एल फॉर लाइक और ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। तो आप इसके मतलब स्मॉल सेल के लिए आप 3 नाम जरूर याद रख लीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ भी बोलते हैं और पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर अब आते हैं लार्जेस्ट सेल की तरफ, ये तो स्मॉलेस्ट हो गए, ठीक है। फिर यहीं पे बात कर लेते हैं लार्जेस्ट सेल की। तो द लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग का अंडा, मतलब अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर एक आता है लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, मतलब सबसे लंबी कोशिका। कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ी, छोटी और लंबी। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी एनिमल में, और कौन सा, नर्व सेल। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन, ठीक है। आप देखे होंगे कभी ये संरचना, शायद आपने पढ़ी होगी इस प्रकार, इसमें डेंड्राइट्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये पूरा आपका सेल बॉडी होता है, ये एक्सॉन होते हैं, ठीक है। फिर ये एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार आपके न्यूरॉन होते हैं आपके शरीर में। तो सबसे ये लंबी कोशिका होती है इन एनिमल, कौन सी, नर्व सेल, या तो बोलेंगे या तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा सेल समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ सेल। तो अब देखिए जो टाइप ऑफ सेल है, मतलब कोशिका की अगर बात करें, कोशिका के प्रकार की, ठीक है। तो जो कोशिका के प्रकार हैं उनके न्यूक्लियस के आधार पर, ठीक है, मतलब केंद्रक के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, हो गया बीजीए। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए इस ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। फिर पीपीएलओ, पीपीएलओ का भी मैंने बताया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये किस प्रकार के हैं, ये आपके हैं प्रोकैरियोट। एक आपके आते हैं यूकैरियोट। अब देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या होता है। अब प्रो मतलब समझ रहे हैं ना, प्रो मतलब होता है प्री, प्री या प्रिमिटिव, क्या होंगे, प्रिमिटिव टाइप के। मतलब मान लीजिए आपने एक कोई ऑर्गेनिज्म देखा, इसमें कुछ इस प्रकार आपने देखा, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, इसी को मैंने मान लीजिए मैंने न्यूक्लियस बोल दिया, तो ये न्यूक्लियस ना होके क्या थे, न्यूक्लियोइड थे। क्या थे, न्यूक्लियोइड थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्राथमिक टाइप का केंद्रक। प्रोकैरियोट मतलब, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस होता है। मतलब क्या कह सकते हैं, प्राथमिक टाइप का न्यूक्लियस, प्राथमिक
केंद्रक, ठीक है। और यूकैरियोट का मतलब होता है, यू मतलब जब भी आएगा, अगर बायो में यू का हमेशा मतलब होता है ट्रू, मतलब यहाँ पर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको वेल डेवलप केंद्रक देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्रक का मतलब होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ना कि न्यूक्लियस बोलते हैं। और फिर आप जब यूकैरियोट में देखेंगे तो इसमें आपको पूरा वेल डेवलप, इसमें आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी दिखेंगे, न्यूक्लियोलस दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस है। तो जैसे मान लीजिए प्रिमिटिव, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप अपने शरीर में जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, तो आप जानते हैं हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित कौन करता है, ब्रेन करता है। मतलब हमारे जितने भी शरीर में क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका मास्टर कौन है, हमारा ब्रेन होता है। तो ऐसे ही अगर बात करें हमारे कोशिका की, ठीक है, तो कोशिका का मास्टर कौन होता है, यही न्यूक्लियस होता है। तो जैसे आप देखते हैं ब्रेन भी शुरुआत में, जैसे बचपन में अगर देखेंगे तो उस समय वो डेवलप नहीं होता, बाद में जाके डेवलप होता है। तो वैसे ही समझ लीजिएगा कि जो ये प्रिमिटिव टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे तो उसमें ये वेल डेवलप नहीं थे, और ये मान लीजिए इनका एडल्ट फॉर्म है। जैसे वेल डेवलप जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके ह्यूमन बीइंग हो गए, हायर प्लांट हो गए, तो उसमें आपको पूरा वेल डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो ये हो गए आपके यूकैरियोट और एक हो गए आपके प्रोकैरियोट। तो यहाँ तक बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो सेल के टाइप हैं, इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है, प्लस सेल के जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।